हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं राघवेंद्र पाल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपको पता है कि मैं ग्रामर स्टार्ट करवा चुका हूं। आज मेरा सेकंड डे है ग्रामर का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक चल रहा है। ये सभी बोर्ड एग्जाम वालों के लिए है। आप चाहे सीबीएसई हो या फिर एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम में हो तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जस्ट मैंने एक वीडियो डाला था। अगर आपने वो नहीं देख पाया तो ऊपर आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले के जो 5 पॉइंट हैं, ये मैंने 5वां लिख दिया है, तो 5 पॉइंट में कवर पहले ही से करा चुका हूं। आज मैं 6वें पॉइंट से शुरू करूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रहा हूं आपको पता ही है। एक बार मैं और बता देता हूं कि सब्जेक्ट का जब वर्ब से एग्रीमेंट हो जाए, यानी कि सहमति हो जाए कि भैया तू भी सही और मैं भी सही, तो हम लोग उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम लोग पॉइंट नंबर 6 से स्टार्टिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर खत्म कर लें। अगर नहीं भी होगा एक और पार्ट आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन ध्यान रखना आपको पढ़ना है बहुत मन से। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, समझना है। अगले वीडियो की बोलूं, अगले वीडियो के लिए भी आना है। आज कवर हो जाएगा, आज कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 6 समझते हैं। पॉइंट नंबर 6 को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्सन्स इंग्लिश में क्या होते हैं। ये जो पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको बता दूं कि 3 पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। आप सबको पता होगा अगर नरेशन आपने ढंग से पढ़े होंगे तो। फर्स्ट पर्सन की बात करें, आई और वी। सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन बाकी बच्चे कुचे भैया भाभी जो भी हैं सब। ही सी इट दे दिस दैट या फिर एनी नेम। मैंने क्या बोला, बाकी बच्चे कुचे, परिवार के जितने भी मेंबर हैं, पहले बस याद रख लो कि पहला पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और बाकी जो भी अगर मैं लिख भी नहीं पाया होऊंगा तो जो भी बच्चे कुचे होते हैं वो होते हैं पर्सन थर्ड, यानी कि थर्ड पर्सन, है ना। अब आपको बता दें सर कि मैं नरेशन तो यहाँ पढ़ा नहीं रहा, हमें तो सिर्फ पर्सन से मतलब है। क्या आपको पता है कि ये पर्सन को लिखने का भी तरीका होता है? ऐसे थोड़ी कहीं भी कुछ भी लिख दो। आपसे मैंने बोला कि एक सेंटेंस बनाओ। मैंने बोला कि मैं, तुम और वह बाजार जाएगा। आपने सोचा अरे सर ने बोल दिया है कि मैं, तुम, वह बाजार जाएगा, इसको बना लेते हैं। तो आप बनाओगे आई यू एंड ही विल गो टू मार्केट। इसी तरह से बनाओगे कि नहीं? गलत कर जाओगे। ऐसे नहीं कुछ भी बोल दो। इंग्लिश एक स्ट्रक्चर देती है, हिंदी एक स्ट्रक्चर देती है, हर लैंग्वेज एक अपना स्ट्रक्चर देती है। तो इंग्लिश क्या स्ट्रक्चर देती है? इंग्लिश कहती है कि भैया नोट में सुन लो, ध्यान से समझ लो, पर्सन्स शुड ऑलवेज बी, हमेशा ध्यान रखना कि पर्सन्स शुड ऑलवेज बी इन 2-3-1 फॉर्म। यानी कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि पर्सन्स को हमेशा 231 2-3-1 फॉर्म में ही होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार दिमाग में रख लीजिए कि 2-3-1 फॉर्म में ही होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम लोग सेकंड पर्सन यूज करेंगे, उसके जस्ट बाद थर्ड पर्सन यूज करेंगे और उसके जस्ट बाद फर्स्ट पर्सन का यूज ही किया जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला you, I and he will attend that meeting। अब हमने इसमें देखा क्या ये सेंटेंस सही है? तो ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है भाइयों। देखिए कैसे गलत है, ध्यान से देख लो सर। ये है हमारा सेकंड पर्सन, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन और ये है हमारा थर्ड पर्सन। ऊपर में पर्सन आपको बता ही चुका हूं, तो 213 थोड़ी बताया था, मैंने तो 231 बताया था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ये बैठे हुए हैं साहब, 231 बताया था मैंने, 213 कहां से आ गए? गलत हो गया। सही करने के लिए हमें यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा और वहां पर आई लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ ही और इसको हटा के मैं लिख देता हूँ आई। यानी कि अब मैं अगर देखूं
तो देखिए ये थर्ड और ये फर्स्ट, यहाँ पर कैपिटल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो ही। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यू, ही एंड आई विल अटेंड दैट मीटिंग, तो ये खतरे का निशान हटाते हैं और लगाते हैं भैया अपना राइट का निशान। अब बिल्कुल सही हो चुका है। आप सब लोग सीख गए होंगे कि पर्सन्स के लिए रट लो, दिमाग में कभी कभी रटना भी जरूरी होता है। अगर मेरे को पहाड़े याद नहीं होते तो मैं गणित में अच्छा नहीं कर पाता, अगर मेरे को टेबल्स याद नहीं होती तो मैं मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाता, समझ गए कि नहीं। तो कभी कभी रटना भी जरूरी होता है थोड़ा बहुत, तो रट लो कि पर्सन्स को हमेशा 231 के फॉर्म में रखना है। लेकिन एक नोट और ध्यान रख लो साथ साथ में, नोट क्या है कि जब कभी भी लीगल जानते होगे आप लोग, कानून की बात होगी तो थोड़ा सा बदल जाएगा। कानून की बात होगी तो 1 2 3 ये फॉर्म आ जाएगा, 1 2 3 फॉर्म हो जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम नॉर्मल सेंटेंस की बात करते हैं तो 231 इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कभी भी लीगल यानी कानून की बात करेंगे, जब फंसते हैं तो हम अपने आप को ही पहला बोलते हैं, और जब अपने आप को पहला बोलेंगे तो फर्स्ट पर्सन पहली यूज करेंगे। इससे ध्यान रख लो, जब भी कानून की बात आती है ना, कोई किसी का साथ नहीं देता है, सबसे पहले हम अपना नाम लेके आगे जाते हैं, तो फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। कब? जब कानून की बात आएगी। अब आप कहोगे सर कैसे पहचाने कि कानून का सेंटेंस है, कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस लीगल वाला सेंटेंस है? तो मैं आपको बता दूं, जमानत, कोर्ट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाए तो समझ जाना ये कानून वाला सेंटेंस है। वैसे अगर आप 12th क्लास तक के स्टूडेंट हो तो जरूरी नहीं है इसको समझना, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानकारी दे दूं, इसीलिए मैंने जानकारी दे रहा हूं। नहीं तो आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, वो है 231, और कुछ याद नहीं रखना। तो लीगल की बात करें तो एग्जांपल देख लीजिए, मैंने बोला ही, यू एंड आई आर गिवन वेल आफ्टर 2 years। क्या ये सेंटेंस सही है कि नहीं? तो देखिए, हम अगर देखें, ही हमारा थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, गलत हो गया। 321 कहां से आ गया? हमें तो 1 2 3 चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर बेल लिखा हुआ है, और बेल का मतलब होता है जमानत, और जमानत एक कानून को दिखाता है, यानी कि कानून संबंधी चीज है। इसलिए हम लोग इसमें ये 321 वाला फॉर्मूला नहीं चल पाएगा। हमें तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? हमें यहां पर 1 2 3 यानी कि सबसे पहले आई लिखना पड़ेगा, उसके बाद यू लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ही लिखना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप लोग? अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला इस पॉइंट का? फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि आपको ध्यान रखना है 231 बस। उसके अलावा कभी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे आगे चल के, तब लीगल वाला सेंटेंस आएगा तो उसके लिए 1 2 3 भी याद कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 पे ध्यान दीजिए सब लोग, ये बहुत जरूरी है पॉइंट नंबर 7 भी, तो इसको ध्यान दीजिए। इसको मिटा देता हूं मैं, अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। अब हमने बढ़िया से लिख दिया पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। आपको पता है कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हम सबको पता है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, चीजों का कलेक्शन होना, ग्रुप बनना, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मैंने बोला टीम प्लेयर से मिलकर बनी है, क्लास स्टूडेंट से मिलकर बनी है, आर्मी सोल्जर से मिलकर बनी है, क्राउड लोगों से मिलकर, पीपल से बनके बनी है। कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन यानी कि ग्रुप। और आपको पता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अगर नहीं पता है तो देख लो, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कलेक्टिव नाउन बिखर जाती है, टूट जाती है। कैसे टूट जाती है? मान लीजिए एक रियलिटी शो चल रहा है, बढ़िया डांस चल रहा है, लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं, और सामने बैठे हैं 3-4 जज। वो आपने देखा होगा 3-4 जजों में एक जज ऐसा भी होता है जिसको खुद डांस करने नहीं आता, दूसरे में कमी निकाल रहा है। वो जो जज है ना, जज की
जो टीम बनी हुई है, 3-4 जो जज हैं उसको ज्यूरी बोलते हैं। ज्यूरी रहती है वो ज्यूरी या कोई दूसरा कलेक्टिव नाउन कभी कभी बिखर भी जाता है। कैसे बिखर जाता है? अब आपने देखा कोई डांस कर रहा है, एक बोल रहा है जज कि इसने अच्छा डांस किया, इसको मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, तो दूसरा बोल रहा है कि नहीं इसने उतना अच्छा नहीं कर पाया, इसको मैं 8 नंबर दूंगा, और तीसरा बोल रहा है अरे उतना अच्छा नहीं कर पाया, इसको मैं 6 नंबर दूंगा। तीनों लोगों की सोच बदल गई है, तीनों जज वहां पे बिखर गए हैं। इस स्थिति में आप क्या करोगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि कलेक्टिव नाउन अगर आ जाए और कलेक्टिव नाउन के जस्ट बाद आपके लिए भैया जैसे कि डिवाइड जैसा शब्द आ जाए, डिफरेंट जैसा शब्द आ जाए, है ना, यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं वो ज्यादा अच्छा है, डिवाइड या फिर डिफरेंट जैसा शब्द आ जाए, या फिर कुछ नहीं तो देयर जैसा शब्द आ जाए, ये जो शब्द हैं वो दिखाते हैं कि एक कलेक्टिव नाउन टूट गई है, और इस स्थिति में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये याद रखना, कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल सब समझा देता है, इसीलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, दोनों में क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला द ज्यूरी डैश टेकन इट्स डिसीजन। यहां पर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है, ऑप्शन भी दे देता हूं भैया, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे। हैज और हैव की बात करें, कौन सा आ सकता है इसमें? हमने देखा कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ज्यूरी लिखा है। ज्यूरी का मतलब खंडपीठ, यानी 3-4 जजों की टीम होती है, ये अपना डिसीजन ले चुकी है, यानी कि ज्यूरी जो है वो एक सब पूरे मिलके एक कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हैज आंसर होगा। लेकिन यहीं पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बोला द ज्यूरी, उसके बाद फिर मैंने ब्लैंक कर दिया, फिर मैंने लिख दिया डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब भैया यहां पर तूफान आ गया। तूफान क्या आ गया? बट गए, जज बट गए। वो कह रहे हैं अरे भैया डिवाइड हो गए, टूट गए, और टूट गए डिवाइड हो गए। तो डिवाइड हो गए तो कौन सी वर्ब आने चाहिए? प्लूरल वर्ब आना चाहिए। देखिए साहब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इट्स सबका एक साथ बता रहा था, यहाँ पे देयर, डिवाइड, ऐसे शब्द लग गए, अपनी अपनी राय में ज्यूरी के ओपिनियन बदल गए, तो क्या आएगा? हैव आएगा भैया, हैव आएगा। समझ गए कि नहीं? कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन बिखर जाएगी तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये था हमारा पॉइंट नंबर 7। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि आज अभी चैप्टर खत्म हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है, वीडियो बड़ा बनता है। पार्ट नंबर 3 का ही इंतजार करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 2 में तो 10 पॉइंट कर पाएंगे भैया। पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहा हूं अब मैं। तो भैया पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है समझते हैं। आपने देखा होगा मैनी एक शब्द होता है, और वहीं पे मैनी के साथ कभी कभी ए और एन लग जाता है, तो ध्यान देना हमेशा कि मैनी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। थोड़ा सा कथा भागवत पढ़ लेते हैं। मैनी ए और एन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखना सभी लोग। मैनी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब और मैनी ए और एन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पे एक सिलेक्टेड, किसी पर्टिकुलर एक सिलेक्टेड ग्रुप की बात कर देते हैं, इसलिए वहां पे ए सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझ लीजिए। हमारा भैया पॉइंट एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है। अगर हम बात करें मैनी स्टूडेंट्स डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये हमारा क्वेश्चन है भैया। मैनी स्टूडेंट्स डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड। अगर हम बात करें इसमें ऑप्शंस इज, आर और एम में से क्या आंसर होगा? तुम लोग तुरंत बता दोगे सर स्टूडेंट्स लगा है इसलिए इसमें आर लगा दीजिए। लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैनी के साथ ए या एन में से कोई एक चीज लग जाती है, तो मैनी आ स्टूडेंट आ गया मान लो, और फिर मैंने भैया ब्लैंक छोड़ दिया और उसके बाद मैंने प्लेइंग लिख दिया इन द ग्राउंड। सेम टू सेम सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस और ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े सिंपल लग रहे होंगे क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे पता है।
बात आपको क्या करनी है, आज से 15 दिन बाद भी मैं जब पूछूं ना तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया है, तब काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। क्योंकि 15 दिन बाद कुछ अलग ही ज़माना होगा, भूल गए होंगे, पॉइंट हमारे दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन हम कंफ्यूज होंगे क्योंकि हमने उनको पढ़ा नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? तो पॉइंट को आपको पढ़ना भी है, ध्यान से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और यहाँ पे ए आ गया मैनी के बाद, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, साफ साफ लिख दिया मैंने। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, 9 और 10। उसके बाद अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन थोड़ा सा समय तो लगता ही है। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं, उसके बाद पॉइंट नंबर 10 की बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है ये देखिए सर। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है, मोस्ट है तो मोस्ट ऑफ भी है, सम है तो सम ऑफ भी है ना। यहीं पे अगर हम बात करें, अ लॉट ऑफ सुना ही होगा, तो भैया लॉट्स ऑफ का भी नाम सुना होगा आपने, राइट। यहीं पे अगर हम किसी पार्ट की बात करें, जैसे 1/3 ऑफ या 2/4 ऑफ, कोई पार्ट है ना, 2/4 ऑफ, 1/4 ऑफ, कोई भी पार्ट की बात कर रहे हैं, 10% ऑफ मान लो, 10% ऑफ, है ना। तो मैंने क्या बोला कि मोस्ट हो, मोस्ट ऑफ हो, सम ऑफ हो, लॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, 1/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, 10%, 2%, 3% ऑफ, किसी भी एक पर्टिकुलर हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना कि इनके जस्ट बाद देखना, इन सभी शब्दों के जस्ट बाद क्या आया है। अगर इन सब के जस्ट बाद काउंटेबल नाउन आ रही है तो भैया हमारा सिक्का थोड़ा बदल जाएगा, और अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो अलग किस्सा हो जाएगा। सिक्का और किस्सा दोनों की बात कर रहे हैं सर। काउंटेबल नाउन की बात करें तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर अनकाउंटेबल की बात करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से देखिए सब लोग। अब आप कहोगे इन सब शब्द के बाद ऐसे शब्द और भी हो सकते हैं, 1-2 मैंने एक आपको हिंट दी है, समझाया है कि इस तरह के वर्ड्स इन सब के बाद अगर काउंटेबल, अब आप कहोगे काउंटेबल क्या होता है, तो जिसको गिन सकें, गिनने योग्य, जिसको गिन सकें उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। इसको ना गिन सकें उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मैंने बोल दिया मोस्ट ऑफ पीपल, यहाँ पे मोस्ट 2 बार लिख दिया, एक बार मोस्ट ऑफ होना चाहिए ना, तो गलती भैया सबसे हो जाती है, हम कौन से महान हैं। हाँ, मोस्ट या मोस्ट ऑफ की बात करें तो कभी कभी आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया है, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन मैंने अगर मोस्ट ऑफ के जस्ट बाद वाटर का प्रयोग कर दिया तो वाटर को गिन नहीं सकते हैं। कई चीजें होती हैं इनको नहीं गिन सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि बताओ राघवन सर के पास कितनी नॉलेज है, पता नहीं है, पता नहीं है कितनी नॉलेज है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं आपके पास कितना दिमाग है, पता नहीं है। पता नहीं, तुम बहुत बड़ा आसमान में तीर लगा दो और कुछ ना कर पाओ, इसका नाप नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो उसके जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल से क्लियर कर लीजिए आप लोग। एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, मोस्ट ऑफ पीपल डैश इन फेवर ऑफ मी। ऑप्शन इसमें आ चुके हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सर इज, ऑप्शन है आर। क्या आएगा? हमने देखा मोस्ट ऑफ के जस्ट बाद पीपल लिखा है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं लोगों को, तो आर लगा दिया। यहीं पर मैं बोलूं सेकंड सेंटेंस, तो सेकंड सेंटेंस क्या है? मोस्ट ऑफ वाटर, ज्यादातर पानी, डैश डर्टी, गंदा है। तो एज और आर में क्या आएगा फिर? तो मोस्ट ऑफ के जस्ट बाद आप देख रहे हो कि वाटर का प्रयोग किया गया है जिसको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इज का प्रयोग कर देंगे।
समझ में आ रहा कि नहीं? पॉइंट नंबर 10 पढ़ लो, उसके बाद आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। इंतजार में बहुत ताकत होती है, धैर्य में बहुत ताकत होती है, इसलिए लास्ट पॉइंट नंबर 10 देख लीजिए जल्दी से फटाफट, बहुत स्पीड में आपको कराऊंगा। तो देखिए पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, हमने लिखा पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 को देख लीजिए, आपने कुछ शब्द सुने होंगे जैसे सीजर्स, सुना है कि नहीं? नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। जैसे ग्लव्स, जैसे शूज, जैसे स्पेक्टेकल्स, जैसे सॉक्स, ये जो शब्द होते हैं दो चीजों से मिलकर बनते हैं, इनका एक हिस्सा हटा दो, दूसरा किसी काम का नहीं। गॉगल्स होता है कि नहीं? किसी काम का नहीं होता है। जब हम लोग सीजर्स की बात करते हैं तो सीजर्स दो हिस्सों में बन के बनी होती है। हम लोग इसकी हिंदी करेंगे तो कैंची निकलेगा, हम लोग सोचते हैं एक होती है, लेकिन होती दो हैं, क्योंकि दो पार्ट से मिलकर बनी होती हैं। और ऐसे शब्दों के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के साथ आप पेयर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए? आप पेयर ऑफ और ये शब्द दीज वर्ड्स, ये शब्द आ जाएं, तो भैया हमारी किस्सा कहानी बदल जाती है। और किस्सा कहानी के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? सीजर्स आ गया, आर लगा दो। अब पेयर ऑफ सीजर्स आ गया, एज लगा दो। क्यों? क्योंकि पेयर बना दिया मैंने, कलेक्टिव नाउन बना दी, तो एज तो लगाना ही पड़ेगा, सिंगुलर तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। नंबर 1 सीजर्स, यहां पे मैंने बोला सीजर्स, कुछ स्पेलिंग गलत हो रही भैया, सीजर्स की स्पेलिंग गलत हो गई है। सीजर्स की स्पेलिंग क्या होती है? डबल है, सॉरी, सीजर्स। भैया सब क्या करें, पूछना पड़ेगा, है ना, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो सीजर्स, लेकिन बाप तो लिया कि गलती हो रही है ना? तो सीजर्स डैश ऑन द टेबल। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। एज आएगा कि आर आएगा? आर आएगा। क्यों? क्योंकि सीजर्स जो है वो दो से मिलके बनी है ना? वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो मैंने बोला अ पेयर ऑफ सीजर्स, यहां पर मैंने क्या किया? पेयर ऑफ लगा दिया, ऑन द टेबल सेम टू सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर लगा देंगे, एज लगा देंगे। समझ गए कि नहीं? इस तरह से हमने आज 10 पॉइंट कवर किए। इंतजार करिए मेरा, और मैं जो पूरे पॉइंट हैं वो बच्चे कुछ आपको अगली क्लास में लेके आऊंगा। मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।